गुड मॉर्निंग माय डियर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे थिन सिलेंडर एंड स्फेरिकल सेल। तो आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि ये थिन सिलेंडर या स्फेरिकल सेल क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन, इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं क्या होता है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेंडर क्या होता है और ये स्फेरिकल सेल क्या होता है। तो सिलेंडर कैसा होगा, इसका शेप देखिए इस तरह से होता है, यही है आपका स्फेरिकल, ये आपको सिलिंड्रिकल शेप हो गया। ये सिलेंडर है, अच्छी तरह आप लोग इससे अवगत हैं। ये इसका इंटरनल डायमीटर है डी, देखिए समझना है बात। और क्या होगा, इसका लेंथ होगा, सिलेंडर का जो सिलेंडर है इसका लेंथ होगा। इस लेंथ को मान लेते हैं कि ये अभी L है। और इंटरनल डायमीटर को डी से दिखा चुके हैं। डी क्या है, इंटरनल डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर है। और क्या होगा, और जो होगा इसका कुछ थिकनेस होगा, इसका कुछ थिकनेस होगा। ये जो जिस प्लेट से, जिस मटेरियल से बना होगा उसका कुछ थिकनेस होगा। तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। और इस तरह का गेंद के आकार का अगर शेप हो जाए तो इसी को हम बोलेंगे क्या, स्फेरिकल बोलेंगे। ये स्फेरिकल शेप हो जाएगा, स्फेरिकल सेल हो जाएगा। ये देखिए इसमें डायमीटर होगा और फिर इसका क्या होगा, थिकनेस होगा, थिकनेस होगा। थिकनेस को टी से डिनोट करते हैं, इसे डी से करते हैं। इसी दोनों के बारे में हमें स्टडी करना है। अब बात आती है, ये तो चलिए समझ में आ गया कि सिलेंडर ऐसा होता है और फिर स्फेरिकल सेल इस आकार का होता है। लेकिन अभी हम इंजीनियरिंग में, हम अभी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में इसे पढ़ रहे हैं, तो इसका निश्चित तौर पे मैकेनिकल डिवाइस के रूप में यूज होता होगा इस सेल का। तो यहाँ पे ये समझना है कि इस तरह का डिवाइस कहाँ कहाँ यूज होता है और उसमें हमें मेनली पढ़ना क्या है। हमें इस सिलेंडर में मेनली पढ़ना है कि ये जो जब प्रेशराइज होगा ये शेप, ये सिलेंडर या स्फेरिकल सेल जब प्रेशराइज होगा, कोई फ्लूइड उसके अंदर है और उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ेगा इसके वाल पे, ये क्या कहलाएगा, ये वाल कहलाएगा। आपको ये वाल है, आपका वाल का ही थिकनेस होता है, ये डायमीटर है। तो इस वाल पे जो है एक प्रेशर पड़ेगा, एक प्रेशर पड़ेगा। किसके कारण से पड़ेगा, तो जो उसके अंदर में फ्लूइड होगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है तो समझिए गैस सिलेंडर में हो क्या रहा है, अंदर में गैस भरा हुआ है। जो गैस है वह वाल पे एक प्रेशर क्रिएट करता है, वाल पे प्रेशर क्रिएट करता है। और उस प्रेशर को सहता कौन है, उस प्रेशर को बियर कौन करता है, वह जो वाल है। वह वाल जिस मटेरियल से बना होता है, उस मटेरियल में जो स्ट्रेस क्रिएट होता है वही उस प्रेशर को बियर करता है। अगर कभी वाल के पास जो स्ट्रेस होता है, अगर वह वाल नहीं उस प्रेशर को झेल पाता है, सह पाता है, तो क्या होता है, वह सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए हमें जो ये वेसल होगा, ये जो डिवाइस होगा, इसे हमें इस तरह से डिजाइन करना है कि हमारा वर्किंग एरिया में ये डिवाइस ब्लास्ट ना कर जाए। तो मेनली जो कॉन्सेप्ट है हमें यहाँ ये सीखना है कि ये थिन सिलेंडर और स्फेरिकल सेल में स्ट्रेस एनालिसिस कैसे करेंगे, वह स्ट्रेस किस तरह का लग रहा होगा इस पे, इसी के बारे में पूरा लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। तो आइए यहाँ पे ये जो नॉर्मली बात है, जो हम पहले से ये सब जानते हैं वो मैं लिख चुका हूं। अभी आइए
कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं। there are many mechanical devices which have cylindrical or spherical shape such as, बहुत सारे मैकेनिकल डिवाइस ऐसे होते हैं जिनका शेप सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल होता है। जैसे में क्या, बॉयलर आप देखते हैं, बॉयलर हो गया, एग्जांपल के लिए हम लिख रहे हैं सच एज बॉयलर। टैंक होता है, ये सब कैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं। और इसी में हम ईटीसी जोड़ देते हैं। इस तरह के जो डिवाइस होंगे, बॉयलर हो गया, टैंक हुआ, इस तरह के जो डिवाइस होंगे उसका शेप सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल होता है। और इसका यूज हम मैकेनिकल में करेंगे, इसीलिए हम अभी इस सब्जेक्ट में इसको लाके पढ़ रहे हैं। ईटीसी are used बहुत सारे ऐसे मैकेनिकल डिवाइस हैं जिनका शेप कैसा होता है, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल होता है, जैसा कि हमने लिखा है बॉयलर और टैंक एग्जाम्पल के रूप में। और भी डिवाइस हो सकता है, तो इसका यूज हम मैकेनिकल डिवाइस के रूप में करते हैं। अब क्या है, अब बात है ये जो मैकेनिकल डिवाइस है, इस मैकेनिकल डिवाइस में ये जो इस तरह के शेप होते हैं ये प्रेशराइज डिवाइस होता है। दिस डिवाइस इज प्रेशर्ड by fluid, so it is called प्रेशर वेसल। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर वेसल भी बोलते हैं। क्यों, इसमें हम प्रेशर्ड बाय फ्लूइड के द्वारा जो है इसमें प्रेशर क्रिएट होता है, इसीलिए हम इसको प्रेशर वेसल भी बोलते हैं। कहीं किसी चैप्टर में आपको इसको स्टार्ट करेगा कहाँ से, प्रेशर वेसल से, तो मेनली यही दोनों शेप पढ़ते हैं इसमें। अब एक महत्वपूर्ण बात अब ये आती है कि इस सिलेंडर में थीन यूज हुआ है, थीन सिलेंडर। अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये थीन सिलेंडर क्या होता है। ये थीन सिलेंडर कैसे हम जानेंगे कि थीन है या थिक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि थीन और ये जो थीन वर्ड है या थिक वर्ड, ये तब आएगा जब हमारा कंपैरिजन होगा। कौन कंपैरिजन में आएगा, थिकनेस और डायमीटर। अगर हम थिकनेस और डायमीटर को कंपेयर करेंगे तब हमारा क्या होगा, उसी के बेसिस पे हम बोलेंगे कि सिलेंडर जो है थीन है या थिक है। अगला लाइन लिख रहा हूं, द थीन और थिक इज डिपेंड्स अपॉन thickness and diameter। किस पे डिपेंड करेगा, थिकनेस एंड डायमीटर पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा वो अब देखते हैं। थीन सिलेंडर किसे कहेंगे, द सिलेंडर
the cylinder is called thin cylinder if the thickness of the wall is less than 1/15 or 1/20 of its diameter। इसका मतलब क्या हो गया कि थिकनेस जो होगा 1/15 या 1/20 तक डायमीटर से क्या होगा, छोटा होगा, तो हमारा सिलेंडर थीन हो जाएगा। किसका रेशियो हो गया, ये रेशियो हो गया थीन सिलेंडर के लिए। कंडीशन क्या हो गया, थीन सिलेंडर कब होगा, जब रेशियो किसका, थिकनेस एंड डायमीटर का रेशियो जो है वह कितना होगा, लेस देन is less than 1/15 और 1/20, 1/15 और 1/20 तक ले सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है। थिकनेस और डायमीटर का रेशियो हम एक रेंज हो गया कि 1/15 से 1/20 तक अगर कम है तो हम उसको बोलेंगे थीन सिलेंडर बोलेंगे। उसी तरह इसी का रेशियो देखेंगे स्फेरिकल सेल के केस में भी यही होगा। अब ठीक क्या होगा, इससे ज्यादा होगा तो ठीक हो जाएगा, इसे जो लिखे है लेस देन है, अगर ग्रेटर देन हो गया तो ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे सिलेबस में जो अभी हमें पढ़ना है वो पढ़ना है थीन सिलेंडर ही, इसीलिए हम थीन सिलेंडर पे ही चर्चा करेंगे। अब धीरे धीरे हम आते हैं जो हमें मुख्यतः पढ़ना है, जो चीजें हमें पढ़ना क्या है, मेन चीज पढ़ना है स्ट्रेस इन द थीन सिलेंडर। मुख्यतः हमें यही पढ़ना है कि स्ट्रेस थीन सिलेंडर में क्या होगा। पहले समझिए इस बात को कि ये स्ट्रेस डेवलप्ड होगा किसके कारण से, फ्लूइड के कारण से। मैं लिख दे रहा हूं, द स्ट्रेस इज डेवलप्ड इनसाइड द सिलेंडर ड्यू टू फ्लूइड के कारण से क्या होता है थीन सिलेंडर में, ड्यू टू फ्लूइड इन द थीन सिलेंडर। जो थीन सिलेंडर में जो फ्लूइड यूज होता है उसी के कारण से हम स्ट्रेस क्रिएट होता है। अब आइए और आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इन थीन सिलेंडर। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इन थीन सिलेंडर कितने तरह का होगा, तो देखिए ये जो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है थीन सिलेंडर पे वह डायरेक्शन से और रिलेशन रखता है। कैसे रिलेशन रखता है, डायरेक्शन से। तो डायरेक्शन जैसे कि अगर ये सिलेंडर है तो देखिए ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो इसके एलोंग जो इस पे स्ट्रेस लग रहा होगा, इस वाल पे जो स्ट्रेस लग रहा होगा, इस पूरे वाल पे, इस वाल को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। और इसमें जो स्ट्रेस लगेगा उसको कहेंगे सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। और इसको हम सिग्मा सी से डिनोट करते हैं और लिखते हैं होप स्ट्रेस। इसी को हम क्या बोलते हैं, होप स्ट्रेस, सिग्मा एच से डिनोट करते हैं। ये कौन सा स्ट्रेस हो गया, ये सिलेंडर है तो इसके वाल पे लगेगा। अब देखिए अब दूसरा क्या होगा, एक तो हो गया कि इधर लगेगा, इसके वाल पे लगेगा, एक लगेगा इस एक्सिस के एलोंग यानी कि इस क्रॉस सेक्शन पे लगेगा स्ट्रेस, उसको कहते हैं दूसरा स्ट्रेस होगा और उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा एल से, और इसी को कहते हैं एक्सियल स्ट्रेस भी, क्योंकि एक्सिस के अलोंग लगता है, डिनोट करते हैं सिग्मा ए से। और आइए समझिए तीसरा एक होता है रेडियल स्ट्रेस, इसको सिग्मा ए से सिग्मा आर से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है बहुत वेरी स्मॉल होता है, वेरी थिन सिलेंडर के केस में ये बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। वेरी स्मॉल स्ट्रेस होता है कब? इन द केस ऑफ थिन सिलेंडर, थिन सिलेंडर के केस में ये बहुत स्मॉल होता है, इसलिए थिन सिलेंडर के केस में हम रेडियल स्ट्रेस नहीं पढ़ते हैं। पढ़ना मेनली हमें क्या है? सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो आइए अब हम देखेंगे कि सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है। बहुत वीवीआई है दोनों, बहुत ही वीवीआई है, ये दोनों ही बहुत वीवीआई है, कई बार पूछा है। और ये कंपटीशन के लिए भी ये फॉर्मूला जो इसे हम डेराइव करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए अब देखते हैं सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस और हूप स्ट्रेस। सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस को हम सिग्मा सी से डिनोट करते हैं और होप स्ट्रेस को हम सिग्मा एच से डिनोट करते हैं। ज़्यादातर जगह होप स्ट्रेस लिखा हुआ मिल जाता है, तो होप स्ट्रेस के नाम से आपके सिलेबस में भी लिखा होगा कि होप स्ट्रेस क्या होता है। तो ये स्ट्रेस क्या होगा? सरकमफ्रेंस के अलोंग जो स्ट्रेस क्रिएट होता है सिलेंडर में, उसी को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। द स्ट्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ circumference इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? हूप स्ट्रेस कहलाता है, इज कॉल्ड हूप स्ट्रेस, और सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस कहलाता है। कैसे डिनोट होता है? सिग्मा सी और सिग्मा एच से। आइए बहुत वीवीआई है, ये कई बार आ चुका है सेमेस्टर एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, इसलिए ध्यान देना है। बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे एक सिलेंडर है जो कि मैं पहले ही भी बनाया था। इस सिलेंडर में क्या क्या है? लेंथ हमें पता है, इसका इंटरनल डायमीटर पता है, और थिकनेस, वॉल का थिकनेस जो है वो भी पता है। ये आपको पूरा सिलेंडर हो गया। अब इस सिलेंडर को क्या किए हैं? हम बीच से काट दिए हैं, इसको हम इस तरह से काट दिए। इसको तो इस तरह से काटेंगे तो ऐसा शेप मिलेगा। ये आपको 3 डायमेंशनल होता है, 2D में मैं यहाँ पे फिगर बनाया हूँ जो इस तरह से दिखेगा। यहीं से आपको समझना है कि इसमें हो क्या रहा होगा। देखिए जैसे ये अंदर में क्या होगा? फ्लूइड होगा। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि स्ट्रेस जो इसमें क्रिएट हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, किसके कारण से हो रहा है स्ट्रेस। अप्लाइड कौन लगा रहा है इसमें? इसमें लगा रहा है प्रेशर। जो फ्लूइड इसमें भरा हुआ है वो प्रेशर इसमें लगा रहा होगा, इस तरह से प्रेशर लगा रहा होगा। ठीक है, क्या कौन लगा होगा रहा होगा? ये प्रेशर लगा रहा होगा, प्रेशर। और ये किसके द्वारा लग रहा होगा? फ्लूइड के कारण से लग रहा होगा। अब जब ये फ्लूइड के कारण से प्रेशर लग रहा होगा तो इसको वियर कौन करेगा? इसको सहेगा कौन? ये जो वाल है वही उसको वियर करेगा। जो फ्लूइड फोर्स लगाएगा उस फोर्स को बैलेंस कौन फोर्स करेगा? जो इस मटेरियल के कारण जो रेसिस्टिंग फोर्स ये मटेरियल डेवलप करेगा उसको बैलेंस करेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो ये इतना जो थिकनेस का ये आप दिखाए हो, इसी पे क्या लगेगा? इसी पे आपको स्ट्रेस लगेगा। इस पे क्या
और स्ट्रेस लगेगा, इस स्ट्रेस का नाम क्या होगा, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस होगा, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस के अलोंग लग रहा होता है। तो इसको सिग्मा सी और सिग्मा एच से आप डिनोट कर सकते हैं। उसी तरह से देखिए ये इस पार्ट पे लगा तो इस वाले पार्ट पे भी लगेगा, इधर नीचे लगेगा, और ये क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है, स्ट्रेस लगेगा, यहाँ भी स्ट्रेस लगेगा, सिग्मा सी और सिग्मा एच। आप जो भी लिखिए, सिग्मा एच लिखिए, सिग्मा सी लिखिए। तो ये जो प्रेशर फोर्स लगा और इसको रेसिस्टिंग फोर्स, ये इक्विलिब्रियम में, अब आप बोलिएगा सर आप इसको कट क्यों कर दिए, क्योंकि हमें एनालिसिस करना है, तो हम इक्विलिब्रियम इसमें डेवलप कराएंगे। इसको जब कट कर दिए हैं तो अब हमें इसका एनालिसिस करना है कि कितना फोर्स प्रेशर ये फ्लूइड लगाया और कितना रेसिस्टिंग फोर्स है। तो सबसे पहले आप इसमें जो जो चीज दिया हुआ है आप वो लिख लीजिए। लेट अस कंसीडर क्या क्या इसमें दिया हुआ है। लेट अस कंसीडर डी इक्वल टू क्या है, इंटरनल डायमीटर है, डी इक्वल टू इंटरनल डायमीटर, टी इक्वल टू क्या है, थिकनेस ऑफ वॉल है। देखिए और क्या है, टी थिकनेस ऑफ वॉल हो गया, पी क्या है, प्रेशर है, पी प्रेशर है ड्यू टू फ्लूइड के कारण से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो पी है। और देखिए और सिग्मा सी है, सिग्मा सी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। और एक इसको सिग्मा एच यही होता है, ये दोनों एक ही है, इसको बोलते हैं हूप स्ट्रेस बोलते हैं, दोनों एक ही है। तो ये आपको हम यूज करेंगे इक्वेशन में। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्रेशर के कारण से जो फोर्स लग रहा है, जो प्रेशर के कारण से फोर्स लग रहा है वह रेसिस्टिंग फोर्स के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है यही समझना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, नाउ फ्रॉम इक्विलिब्रियम से हम लिखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस से क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे प्रेशर फोर्स, टोटल प्रेशर इक्वल टू टोटल रेसिस्टिंग फोर्स। टोटल प्रेशर फोर्स टोटल रेसिस्टिंग फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो टोटल रेसिस्टिंग फोर्स होगा कितना, देखिए ये टोटल रेसिस्टिंग फोर्स किसके बराबर होगा, फोर्स। आप प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे इतना इक्वल टू प्रेशर गुना एरिया। कैसा एरिया, ये एरिया जो इसी एरिया पे लगता है, तो इस एरिया को हम बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हो गया प्रेशर फोर्स बराबर इतना हो गया। टोटल रेसिस्टिंग फोर्स बराबर कितना होगा, टोटल फोर्स रेसिस्टिंग फोर्स कब होता है, यानी कि स्ट्रेस के कारण से होता है। तो आप लिखेंगे स्ट्रेस, क्या लिख देते हैं, हूप स्ट्रेस लिख देते हैं, हूप स्ट्रेस इनटू क्या, फिर एरिया, हूप स्ट्रेस इनटू रेसिस्टिंग एरिया होगा इस बार, जो इसको रेसिस्ट कर रहा होगा, रेसिस्टिंग एरिया। देखिए यही हो गया। अब यहां से फिर देखिए यहाँ पे मेन चीज आता है, ध्यान देंगे, अभी यहाँ पे गौर करना है। मेन पार्ट अभी हो रहा है कि
हम ये प्रेशर को तो P माने हुए हैं, P माने हुए, ये प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, ये प्रोजेक्टेड एरिया जो है ये कहाँ लग रहा होगा, बताइए ये एरिया कहाँ लग रहा होगा। ये प्रोजेक्टेड एरिया जो है आपका क्या होगा, प्रोजेक्टेड एरिया देख रहे हैं, देखिए D है, D यहां से यहां तक हुआ और ये लेंथ L हो गया, यानी कि इसी एरिया पे लग रहा होगा, इसी यानी D इंटू क्या हो जाएगा L, यानी प्रोजेक्टेड एरिया आपका हो जाएगा कितना L इंटू डी, L इंटू L ये हो गया और D ये लेंथ हो गया, तो यही प्रोजेक्टेड एरिया है। तो L इंटू डी इक्वल टू हुप स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस को सिग्मा क्या माने हुए हैं H, सिग्मा H है, और रसिस्टिंग एरिया क्या होगा, इसको रसिस्ट कौन कर रहा होगा, देखिए टोटल रसिस्टिंग फोर्स लिखना है तो ये रसिस्टिंग एरिया सिग्मा H गुना क्या हो जाएगा, सिग्मा H आपको यही हो गया, ये देखिए अब ये लग कहाँ रहा है, इस एरिया पे लग रहा है, ध्यान दीजिए इस एरिया पे लग रहा है, तो ये एरिया कहाँ से कहाँ तक होगा, पहला नंबर तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, इतना को क्या बोले हैं T बोले हैं, और ये कहाँ तक लगेगा, यहाँ तक लगेगा, जो L लेंथ है वहां तक लगेगा, तो L इंटू क्या हो जाएगा T हो जाएगा, L इंटू T हो जाएगा, L इंटू टी हो जाएगा, प्लस देखिए टोटल रसिस्टिंग फोर्स लिखे हैं, तो टोटल लिखे हैं तो एक ये हो गया, दूसरा ये भी हुआ, एक पार्ट ये भी है सिलेंडर का, यहाँ भी है और यहाँ भी ये पार्ट है जहाँ स्ट्रेस लग रहा होगा, इस पार्ट पे भी और इस पार्ट पे, इसीलिए सेम जितना यहाँ लगेगा उतना ही यहाँ लगेगा, इसीलिए ये कितने बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, सिग्मा H गुना L इंटू टी। तो फाइनली यहाँ से क्या हो गया, देखिए यहाँ से हो गया P इंटू एल डी इक्वल टू सिग्मा H इंटू 2 टाइम्स हो जाएगा यही चीज, 2 सिग्मा H इंटू L इंटू टी, देखिए L L कैंसिल हो गया, L L कैंसिल हो गया, फाइनली हमारा बचा क्या, फाइनली हमारा क्या बचा, आइए यहाँ पे देखते हैं, फाइनली हमारा क्या बच रहा है, सिग्मा H इक्वल टू, सिग्मा H इक्वल टू देखिए सिग्मा H पी डी बाय क्या हो जाएगा 2 इंटू टी, 2t, तो सिग्मा H इक्वल टू हो गया आपका पी डी इंटू टी, 2t। आपको ये अब याद होना चाहिए कि हुप स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, PD बाय 2t, और PD और T का क्या मीनिंग है यहाँ मैं लिख दिया हूं। अब ये फॉर्मूला जो आया है ये सोते जागते आपको याद होनी चाहिए, तभी आपका नॉमरिकल बनेगा। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को आप सीख जाते हैं, अगर आप इसे आसानी से कर लेते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर भूल भी जाएंगे फॉर्मूला तो भी आप फटाक से यहाँ से डिराइव कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको ये याद होना चाहिए सेम इसी के फॉर्म में, सिग्मा H इक्वल टू पी डी बाय 2t, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम ये हुप स्ट्रेस है, इसी को सिग्मा C भी बोलते हैं, सिग्मा C बोलिए या सिग्मा H बोलिए, पी डी बाय 2t होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा कि हम हुप स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, कहाँ पे ये लग रहा है, वाल पे लग रहा है, सरकमफ्रेंस के अलोंग लग रहा है ये स्ट्रेस, तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगला टाइप ऑफ स्ट्रेस है उसको देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसे निकलेगा उसे भी देखेंगे अभी। आइए अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिलेंडर में क्या होगा, सिलेंडर के 3 सिलेंडर में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, द स्ट्रेस along the axis is called longitudinal स्ट्रेस कहलाएगा, इसको हम एक्सियल स्ट्रेस भी कहते हैं क्योंकि एक्सिस के अलोंग रखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात समझना है यहाँ पे, जो भी स्ट्रेस
स्ट्रेस पढ़ रहे हैं, आप अलग अलग करके अभी हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इन प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या हो रहा होगा, जो स्ट्रेस होता है वह दोनों ही स्ट्रेस या कहिए तीनों स्ट्रेस, कौन कौन, होप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस एट ए टाइम एक ही साथ बॉडी पे लग रहा होगा, सिलेंडर पे लग रहा होगा, अलग अलग नहीं लगता है, एक ही साथ लगता है। लेकिन हम स्टडी करने के दौरान अलग अलग मान के चलते हैं। देखिए ये इस डायरेक्शन में फोर्स हो गया और इस डायरेक्शन में कौन लगा था, सरकमफ्रेंस वाला, इस वाला पे वाल पे लगाया था सरकमफ्रेंस। अब की बार हम केवल इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक इम्पोर्टेंट बात मैं अभी ही लिख दे रहा हूं यहाँ पे। देखिए एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा सिग्मा, इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा एल से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा एल और पीछे जो हम पढ़े एंड सिग्मा सी यानी सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस आर परपेंडिकुलर होगा, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आइए हमें कैलकुलेशन करना है, हमें निकालना है एक्सप्रेशन किसके लिए, सिग्मा एल के लिए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को कैसे निकालेंगे, सेम तरह से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं फिगर जो बनाया हूँ इसको समझ लीजिए कि मान के चलिए यही सिलेंडर है, तो ये अगर सिलेंडर है, अगर फ्लूइड अगर इस वाल पे, समझिए ये वाला जो वाल है, इस वाल पे अगर फ्लूइड इधर फोर्स लगा रहा होगा यानी प्रेशर फोर्स इधर हो गया, तो इसको वेयर कौन करेगा, यहाँ जो मटेरियल है वही वेयर करेगा, वही क्या, सिग्मा एल के कारण से यानी रेसिस्टिंग फोर्स होगा जो कि मटेरियल के कारण से डेवलप्ड होगा। तो क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में प्रेशर अगर लगा तो इस डायरेक्शन में कौन लगेगा, रेसिस्टिंग फोर्स लगेगा। क्या हो गया, इधर प्रेशर फोर्स होगा, प्रेशर फोर्स अगर हुआ तो इधर क्या हो जाएगा, रेसिस्टिंग फोर्स होगा, और क्या होगा, दोनों बराबर होगा, रेसिस्टिंग फोर्स होगा। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, दोनों बराबर होगा। सारा जो भी डी हुआ, टी हुआ, पी हुआ, सिग्मा एल हुआ, इसका हम आपको पहले भी बता चुके हैं यहाँ कि क्या होगा। ये सिग्मा एल को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं, डी को क्या कहते हैं, टी को क्या कहते हैं, ये सब पीछे हम लिख चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। नाउ फ्रॉम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, किससे लिख रहे हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस से लिख रहे हैं। क्या होगा, जो प्रेशर, यहाँ भी वही चीज, यही फिगर को हम इस तरह से दिखाए हैं, जो प्रेशर लग रहा होगा फ्लूइड के कारण से उसको रेसिस्ट कौन करेगा, वाल करेगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर फोर्स बराबर हो जाएगा टोटल रेसिस्टिंग फोर्स। देखिए बहुत आसान है, अगर ये चीज कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं तो आपको इजी लगेगा इसे सॉल्व करने में, आप आसानी से निकाल लीजिएगा। देखिए टोटल प्रेशर फोर्स देखिए कहाँ लग रहा है, ये प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, इतना इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इनटू क्या, प्रोजेक्टेड एरिया, इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इनटू क्या, इनटू रेसिस्टिंग एरिया जो वाल के कारण से होगा। देखिए और आगे बढ़िए, प्रेशर को P लिख देते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया यहाँ पे क्या होगा, प्रोजेक्टेड एरिया यहीं पे लग रहा होगा, यही एरिया है पूरा का पूरा, जो ये एरिया है प्रोजेक्टेड एरिया आपका यही वाला है पूरा। तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को सिग्मा एल से डिनोट करते हैं, और देखिए रेसिस्टिंग एरिया को किससे करते हैं, रेसिस्टिंग एरिया को कैसे निकालेंगे, ये रेसिस्टिंग एरिया क्या हो जाएगा, रेसिस्टिंग एरिया आपको हो जाएगा पूरा ये वाला पार्ट, ये
ये एरिया देखिए, ये वाला एरिया जो देख रहे हैं आप, इस एरिया के कारण से, यानी रेसिस्टिंग एरिया को मैं अगर लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिखूंगा, यहाँ दिखाना चाहूँ तो यही एरिया होगा जो कि रेसिस्टिंग होगा। इसका एरिया बता सकते हैं, ये वाला पार्ट जो होगा वही एरिया होगा रेसिस्टिंग एरिया, ये वाला पार्ट। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, इसका थिकनेस टी है, इसका डायमीटर दे रखा है डी है, तो क्या इसका एरिया लिख सकते हैं? इसका जो एरिया होगा, इसका रेसिस्टिंग एरिया जो होगा, पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। रेसिस्टिंग एरिया क्या हो जाएगा, इसका पाई 2 पाई आर हो जाएगा, यानी कि पाई डी इंटू क्या, जो थिकनेस है, इंटू टी, पाई डी टी हो जाएगा रेसिस्टिंग एरिया। तो आप यहाँ पुट कर दीजिए पाई डी टी, आपको समझ में आया होगा कि रेसिस्टिंग एरिया क्या होगा। चलिए जैसे ही ये कर, ये पाई कैंसिल हो गया, एक डी कैंसिल हो गया, यहाँ से देखिए क्या हो गया, सिग्मा एल आपको निकालना है, ये पी डी डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 4 इंटू, ये नीचे चला आएगा 4 इंटू टी हो जाएगा। तो ये आपको हो गया क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या हो गया ये, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बराबर पी डी बाय 4t। आपको देखिए कुछ रिलेशन आया होगा, यहाँ कुछ रिलेशन आया है। तो क्या रिलेशन आया है, पिछले वाले से ये क्या है, आधा है, पीछे पी डी बाय 4t है, यानी कि पिछले वाला जो हुप स्ट्रेस निकाले थे उसका ये आधा है। चलिए आइए, चलिए नोट्स में कुछ लिखते हैं इंपॉर्टेंट बातें। नोट्स में पहला पॉइंट, अभी अभी हम क्या निकाले, सिग्मा एच और सिग्मा सी बराबर कितना हुआ, पी डी बाय 2t हुआ। दूसरी बातें, सिग्मा सी तो लिख चुके, सिग्मा एल बराबर क्या हुआ, पी डी बाय 2t। तीसरी बात है, देखिए ये एक दूसरे से क्या हो गया, यानी कौन इसमें से बड़ा हो गया, सिग्मा एच ग्रेटर देन होगा सिग्मा एल से, और कितना टाइम्स होगा बड़ा, तो ये लिख सकते हैं आप, सिग्मा एच जो होगा 2 टाइम्स सिग्मा एल होगा। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और क्या है, और अभी अभी आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि सिग्मा एच एंड सिग्मा एल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, और दोनों एक ही साइड बॉडी पे लग रहा होगा। और इम्पोर्टेंट बात है, मैक्सिम 5वां में हमको निकालना होगा, अगर हमें पूछ दिया जाए कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम शेयर से टॉ मैक्स अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए कभी कभी ये पूछ देता है, तो आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि टॉ मैक्स बराबर सिग्मा एच माइनस सिग्मा एल बाय 2 होता है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, बस निकल आएगा। इसके बारे में आप फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे ये, इसलिए घबराना नहीं है। जो मैं लिख दे रहा हूँ आप इसे, सिंपल सा है, इसे आप याद रखिए कि ये एवरेज टॉ मैक्स है। एवरेज निकालते हैं तो सिग्मा एच माइनस सिग्मा एल बाय 2 निकालते हैं, एक्चुअल एक्सप्रेशन इसका आगे आपको मिलेगा। टॉ मैक्स बराबर सिग्मा एच का वैल्यू पी डी बाय 2t माइनस पी डी बाय 4t डिवाइडेड बाय कितना 2। तो टॉ मैक्स यहाँ से क्या हो गया, टॉ मैक्स बराबर पी डी बाय, ये देखिए 4 हो जाएगा, तो 4 दूना 8t हो जाएगा। तो ये आपको टॉ मैक्स के लिए हो गया, क्या हो गया ये, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इक्वल टू ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए। फिर एक और टॉपिक बचा है, हम उसको भी कवर कर लेते हैं। आइए अब स्फेरिकल सेल में देखते हैं स्ट्रेस कैसे डेवलप होगा। स्ट्रेस इन द स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल में कैसा होता है, गेंद के आकार का होता है, उसको हम कट कर दिए हैं, आधा पार्ट लिए हैं एनालिसिस के लिए। अब सेम उसी तरह से हो जाएगा जैसा कि हम, मेरा लॉन्गिट्यूडनल सिलेंडर वाला केस था, उसी तरह का ये हो जाएगा। देखिए अभी क्या हो रहा है कि हमारा ये
थिकनेस दे रखा है टी है, इसका डायमीटर पता है डी है। अब क्या होगा कि इसका जो सरकमफ्रेंस होगा, ये जो देख रहे हैं आप कटा हुआ पार्ट, यही जो है रेसिस्टिंग एरिया होगा, उसका रेसिस्टिंग होगा। फिर से कैसा बनेगा रेसिस्टिंग एरिया, वो इस तरह का बन जाएगा रेसिस्टिंग एरिया, इस तरह का, इस तरह का, ठीक है। अब इसी का हमको पता है कि इसका टी जो है थिकनेस है, इसका डायमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक डी है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया पाई डी इंटू टी हो जाएगा। ये रेसिस्टिंग एरिया हो गया आपका, रेसिस्टिंग एरिया। अब इस रेसिस्टिंग एरिया, ये तो रेसिस्टिंग हो गया। अब फ्लूइड लगा रहा होगा नीचे प्रेशर पी, टोटल प्रेशर हमने पी मान लिया, तो और ये एरिया टोटल कितना हो जाएगा, ये π/4/d² हो जाएगा। तो फाइनली आप जानते हैं कि हमें क्या लिखना होता है, टोटल प्रेशर फोर्स बराबर टोटल रेसिस्टिंग फोर्स होता है। तो प्रेशर फोर्स इनटू क्या, इनटू हमको लिखना है प्रोजेक्टेड एरिया, तो π/4d², और फिर लिखना है सिग्मा इनटू क्या, रेसिस्टिंग एरिया, जो एरिया पाई डी टी होगा, तो सिग्मा इंटू पाई इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया, फिर एक डी कैंसिल हो गया, तो सिग्मा इक्वल टू पी डी बाय 4t बचा। तो देखिए ये किस केस में हुआ, स्फेरिकल सेल के केस में इतना आएगा। ये सिग्मा किसका है, स्फेरिकल केस का स्ट्रेस है, स्ट्रेस इन स्फेरिकल सेल। देखिए कैसा है, ये उसी तरह का है जैसा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में आया था। तो अभी आज हम लोगों ने स्ट्रेस पढ़ा, और किसमें, थिन सिलेंडर और स्फेरिकल सेल में पढ़ा। अब इस पे हम न्यूमेरिकल अगले क्लास में करेंगे, और आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।